Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर, जिसमें ग्लोसरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी की ग्लोसरी यानी कि शब्दावली, जिसमें मेन जो कंसेप्ट है आपको वो करवाए गए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। और चैप्टर फर्स्ट हमारा, जिसमें इंडियन इकोनॉमी 1940 जो हमारा अंग्रेजी शासनकाल था और 1947 की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, जिस टाइम पर हमें आज़ाद जब हमें जो इंडियन इकोनॉमी मिली थी, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रूप में हमें मिली थी, उसकी विशेषताएं चैप्टर फर्स्ट में है। चैप्टर सेकंड हमारा ये स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 1950 टू 1990 1950 से 1990 की इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। और कल वाला एक पार्ट हमारा इस चैप्टर सेकंड का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट आज करेंगे, जिसमें हम एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन और उसमें दी जाने वाली जो सब्सिडी वगैरह हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कृषि। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब औपनिवेशिक शासनकाल था, अंग्रेजी शासनकाल था, उसमें कृषि क्षेत्र में न तो ज़्यादा समृद्धि हुई और न ही कोई समता रह पाई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा और भू सुधार या उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार हुआ। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। भू सुधार यानी कि भूमि को लेकर कुछ सुधार किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की जो भू धारण पद्धति में जमींदार और जागीरदार, इनका वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना ही लगान की वसूली किया करते थे। जो कृषि क्षेत्र था, निम्न उत्पादकता के कारण भारत को यूएसए से अनाज का आयात करना पड़ा और कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी खेत हैं उनके स्वामित्व में परिवर्तन करना। स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही देश में जो बिचौलिए थे, जो मीडिएटर्स थे, उनका उन्मूलन, उनको ख़त्म किया गया और वास्तविक जो कृषक थे, जो किसान ज़मीन पर काम करते थे, उनको ही भूमि का स्वामी बनाने का कदम उठाया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भूमि का स्वामित्व है वो किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। पूंजी बशर्ते उन्हें पहले पूंजी उपलब्ध कराई जाए। समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी कि भी जो लैंड होल्डिंग है उनकी एक प्रॉपर लिमिट कर दी जाए कि इस बंदे के पास, एक व्यक्ति को इतनी ज़मीन मिलेगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो फिर दूसरों में बांट दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इसमें क्या था, जो कुछ ही लोगों के हाथ में भूमि का स्वामित्व था, अब उसको सेंट्रलाइजेशन था, उसको कम करना था। बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख जो काश्तकार थे उनका सरकार से सीधा संपर्क हो गया और वे जमींदारों के द्वारा दिए जा रहे जो शोषण था, जो बड़े बड़े जमींदार उन पर शोषण करते थे, वे उससे मुक्त हो गए। भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और बिचौलियों के उन्मूलन पर समानता के लक्ष्य की पूरी तरह से प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी जो निर्धनतम कृषि श्रमिक थे, यानी कि भूमिहीन श्रमिक थे, उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी इसमें बाधाएं भी आई, चुनौतियां भी बहुत दी गई और इस अपनी भूमि निकट संबंधियों के कारण कानून, जो वो निकट संबंधियों आदि के नाम करार कानून से बच गए। कानून में भी अनेक कमियां थी। अब क्या हुआ, इसमें भी वो अपनी ही ज़मीन, जो एक्स्ट्रा ज़मीन थी, अपने ही सगे संबंधियों को नाम करवा दी, जिससे क्या हो गया, सब में आपस में ही उनमें एक थोड़ी थोड़ी आ गई, तो दूसरों को, जो छोटे किसान थे, उनको मिल ही नहीं पाई। और केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें ही किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण भूमि सुधार कार्यक्रमों में विशेष सफलता मिली, लेकिन इन सरकारों में इस प्रतिबद्धता नहीं थी कि आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है। सभी में नहीं थी, सिर्फ केरल और पश्चिम बंगाल में ही ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हमारे देश की स्वतंत्रता के समय देश की 75% पॉपुलेशन कृषि पे ही डिपेंड करती थी, लेकिन उत्पादकता बहुत कम थी। पुरानी ही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, सिंचाई सुविधाएं भी नहीं थी, ये सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। तो उच्च पैदावार वाले किसान, जो किस्म के बीज थे, HYV, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़,
उच्च उत्पादकता वाले जो बीज थे उनका प्रयोग किया गया। गेहूं और चावल में ही ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई थी। उर्वरक कीटनाशक इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी और उनको सही अनुपात में यूज़ किया जाना था। तो इनकी खरीदारी के लिए जो कुछ किसान थे उनके पास सुविधाएं भी थी। हरित क्रांति के पहले चरण में यानी कि 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये 66-67 में आया था। और HYV बीजों का जो प्रयोग है वो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन समृद्ध राज्यों तक ही था। इसका लाभ फिर गेहूं पैदा करने वाले ही जो क्षेत्र थे उन्हीं को मिल पाया। और दूसरा चरण जो आया इसका 1970 से 80 के बीच का, इसमें HYV बीजों को टेक्नोलॉजी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचाया गया। भारत के खाद्यान्न में निर्भरता भी मिली। कुछ भाग उपभोग हो जाता था, कुछ अधिक उत्पादन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बाकी को बाहर भेज देते थे। तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश उसको मार्केट सरप्लस कहा जाता है। और जो हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजारों में बेच रहे थे और उससे अच्छा खासा फायदा कमा रहे थे। लेकिन हरित क्रांति से देश बहुत ही ज़्यादा फायदा उससे हुआ और ये प्रौद्योगिकी पूरी तरह, इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं भी बढ़ने की संभावना तो थी। बड़े किसान तो देखो समृद्ध थे सारी चीज़ें खरीदने में, बीज खरीदने में भी और टेक्नोलॉजी में भी, उसका अधिक भाग उनको ही मिला। कीटनाशक जो आक्रमण था उनको ही संभावना अधिक होती थी। छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों के प्रति छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता के समय भी बड़े खेतेदार के बराबर हो गई थी। मतलब कुछ ही धनी किसानों को इसका फ़ायदा मिलता यदि सरकार ने इसका प्रयास नहीं किया होता कि भी छोटे किसानों तक भी टेक्नोलॉजी पहुँचे। फिर तो कुछ बड़े ही जो जमींदार थे वही इसका फ़ायदा उठा लेते। अब सहायकी मतलब सब्सिडी, एग्रीकल्चर में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, उस पर भी कुछ बहस, यानी कि कृषि क्षेत्र में दी जा रही जो इकोनॉमिक सब्सिडी है ये भी एक बहस का मुद्दा है कि किसानों द्वारा और सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सब्सिडी देनी ज़रूरी है। किसानों को नई टेक्नोलॉजी अगर चाहिए तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए सरकार को उनको सब्सिडी देनी होगी जिससे वो फ़ायदा उनको मिल सके। तो ये उर्वरकों पर ज़्यादा सब्सिडी देने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें कहा जाता है कि जो लक्षित समूह है फिर इसको फ़ायदा नहीं हो पाता और इस पर बोझ पड़ता है सरकारी कोष पर। ये भी एक कृषि सहायकी सरकार को अब कुछ कहते हैं कि जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है, जोखिम है इसमें, बहुत किसान गरीब हैं। अब उनको अगर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट हैं उनका यही तर्क था कि सब्सिडी से जुड़े हुए बड़े किसान और उर्वरक उद्योगों का इससे फ़ायदा ज़्यादा उठा लेते हैं। और ये नीतियाँ समाप्त करना नहीं बल्कि ऐसा कदम उठाना कि केवल निर्धन किसानों को ही इनका फ़ायदा मिले। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में क्या हो गया, आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट हो गया। और इसके नकारात्मक पहलू यही हुए कि देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। 1950-90 की अवधि में GDP में कृषि के अंशदान में भारी कमी हुई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं, बल्कि 1950 में ये 67.50% थी और 1990 तक घटकर ये 64.90% हो गई कि जो निर्भर जनसंख्या थी उसमें कमी आई है। GDP में कृषि योगदान में और निर्भर जनसंख्या में कमी आती रहती है। 1950 से 90 की अवधि देखें तो GDP में कृषि के अंशदान में, क्योंकि आप देखिए लगभग 14-17% ही है खेती का आज के टाइम में जो कृषि क्षेत्र से GDP में मिलता है, लेकिन पॉपुलेशन तो अब भी अप्रोक्सीमेटली 50% है जो खेती में लगी हुई है। ये आज की बात बता रही हूँ मैं आपको, वर्तमान के जो डाटा हैं। तो इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। तो फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका आंसर यही है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए, जिसके कारण 1950 से 90 के दौरान जितनी भी नीतियाँ अपनाई गई उनको विफल ही माना गया। अभी देखिए ये कुछ एक्टिविटी है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO, G7, G8, G10 ऐसे ग्रुप हैं ये, इनकी बैठकों के बारे में ये करें, समाचार पत्रों में जितनी बातें आई हैं वो इकट्ठी करें और विकसित और विकासशील देशों को इसके क्या फ़ायदा हुआ ये भी बताएं। तो इनके बारे में एक शॉर्ट वीडियो मतलब
ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं, 5-7 मिनट की मैं आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी कृषि को लेकर इनके क्या डिसीजन है वो मैं आपको किसी अलग से वीडियो में बता दूंगी, और इसी वीडियो में फिर उसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, जिससे आपको इससे आप रिलेट करके चीज़ों को समझ सकें। तो ये कीमत संकेतकों के रूप में ये भी बता रखा है भी कीमत वस्तु की उपलब्धता का संकेतक है। कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ के प्राइसेस अगर ज़्यादा मिलते हैं तो उससे फ़ायदा भी हो जाता है प्रोड्यूसर्स को। कीमतों को वस्तु की पूर्ति का संकेतक कुछ कहते हैं कि भाई सब्सिडी फिर इसका संकेतक नहीं होने देती, सब्सिडी फ्री में दी जाती है किसानों को, तो मतलब उनकी कमी का ध्यान रखे बिना ही फिजूल उनका उपयोग किया जाता है। निःशुल्क अगर पानी दिया जाएगा तो किसान फिर पानी प्रधान फसलें ही उगाएंगे, जिससे संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो इससे फिर सब्सिडी से क्या होता है, फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। ये थोड़ा सा सब्सिडी पर लेकर ही बहस जो चलती है उसमें कहा गया WTO में भी सब्सिडी को लेकर, जैसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये कुछ ऐसे सब्सिडी हैं जो एग्रीकल्चर में दी जाती है। तो इसमें थोड़ा विकसित देश भी ये कहते हैं कि विकासशील देशों को इतनी सब्सिडी देना ठीक नहीं है, फिर इससे वो उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो ये भी आपको WTO का जब पूरा करवाया जाएगा, वर्ल्ड बैंक और IMF ये ऑर्गेनाइजेशन करवा दी है मैंने, उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा दिए गए हैं, G20 भी करवा दिया है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अलग से प्लेलिस्ट में आप देखिए जाकर, वहाँ पर सीरीज़ है। तो WTO भी जल्दी स्टार्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको सारा WTO बिल्कुल विद सब्सिडीज़ या फिर जो भी उनकी नई टेक्नोलॉजी या जो भी उनकी न्यू कंपोनेंट्स है वो सारे आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये चैप्टर 2 का 2nd पार्ट है, एक पार्ट में और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।